So students, let's continue the rest of the chapter 5, major domains of the earth. This chapter I have divided into 4 parts, okay, and 2 parts we have discussed already. In part 1 we have discussed that lithosphere, okay, and in second part I have told you about hydrosphere, okay. Continents also we have discussed. Now today I am going to tell you about ocean. So what is that ocean? That is also the part of hydrosphere, okay. Oceans are the major part of the hydrosphere. They are all interconnected. Oceans भी जो है hydrosphere का ही part है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. जितने भी ओशियंस हैं, ठीक है, जो 4 मेन हमारे ओशियंस हैं वो सब जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग. जो ओशियन वाटर है वो हमेशा मूव करते रहता है. द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर वेव्स, द टाइड्स एंड ओशियन करंट, ओके. सो ये 3 जो है इसके मूवमेंट है. सो आपने देखा होगा वाटर जो है, ओशन वाटर जो है, वेव्स भी होती है उनकी, ऐसे लहरें भी होती हैं, ओके. आपने देखा होगा टाइड्स भी होती हैं, ऐसे बिल्कुल घुमा हुआ टाइड्स जैसे भी होते हैं. ओशन करंट भी होता है, ओके. तो ये 3 इसकी मूवमेंट है. द 4 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, Atlantic Ocean, Indian Ocean and the Arctic Ocean. So these are the 4 major oceans, okay. So first one is Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. In the order their size, figure 5.1 और figure 5.1 I have told you, आपको मैंने figure 5.1 में दिखा दिया है, ठीक है, आपके ये 4 oceans. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेपरेटली. अब सेपरेटली जो है 1 बाय 1 सारे ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे. द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन. जो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, प्रशांत महासागर, तो ये ओशियन जो है सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियन है. इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. आपने मैप में भी देखा होगा कि पैसिफिक ओशियन आपको बहुत दूर तक दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है अर्थ के 1/3 पार्ट में स्प्रेड है, ठीक है. अर्थ के 1/3 पार्ट में जो पैसिफिक ओशियन ही जो है, पैसिफिक ओशियन ही क्या है, स्प्रेड है. मैरिना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लेज इन द पैसिफिक ओशियन. जो मैरिना ट्रेंच है, जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, ओके. हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट, और डीपेस्ट पार्ट अर्थ का जो है वो है मैरियाना ट्रेंच, ओके. सो मैरियाना ट्रेंच ये भी लेज करते हैं पैसिफिक ओशियन में. द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. जो पैसिफिक ओशियन है वो सर्कुलर शेप में है. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट. और इसके जो है एक साइड से ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया से सराउंडेड है, नेक्स्ट दूसरी साइड से नॉर्थ और साउथ अमेरिका से जो है सराउंडेड है. लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन. अगर आप मैप देखिए तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको उसमें लोकेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं पैसिफिक ओशियन की, ठीक. तो एक साइड से ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया से सराउंडेड है और दूसरी साइड से ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका से सराउंडेड है. नेक्स्ट आता है हमारा अटलांटिक ओशियन. ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है. पैसिफिक ओशियन के बाद नेक्स्ट आता है अटलांटिक ओशियन. अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्ज ओशियन इन द वर्ल्ड, ठीक है. वर्ल्ड में जो है सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन अटलांटिक ओशियन है. इट इज एस शेप. ये जो है एस शेप की है, ठीक है, एस शेप की है. इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. और ये फ्लैंक्ड है, कैसे घिरी हुई है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से वेस्टर्न साइड से घिरी हुई है और यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्टर्न साइड से घिरा हुआ है, ठीक है. आपने देखा होगा मैप में नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है वेस्टर्न साइड से इसको घेरती है, ओके, और यूरोप और अफ्रीका इसको ईस्टर्न साइड से घेरती है. द कोस्टल लाइन्स ऑफ अटलांटिका ओशियन इज हाईली इंटेंडेड. दिस irregular and intended coastal lines provides ideal locations for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean, ठीक है. जो अटलांटिक ओशियन है सबसे ज्यादा जो है इस पे बिजनेस होता है, ठीक. क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये जो ओशियन है ये एक साइड से वेस्टर्न साइड से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से घिरी हुई है और दूसरी साइड से यूरोप और अफ्रीका से घिरी हुई है.
सो इस ओशियन को सबसे ज्यादा कॉमर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, क्यों? क्योंकि जो ये इंटेंडेंट है, जो इसकी समुद्र की घाटी है, यहाँ पे जो है इसके सबसे ज्यादा बिजनेस आइडल्स होते हैं, लेन देन होता है, ठीक। द इंडियन ओशियन, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड ओशियन आता है इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन इज ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर कंट्री दैट इज इंडिया। इंडियन ओशियन का नेम जो है हमारी इंडिया की कंट्री से मिला, ठीक। इंडिया, इसी से बनता है हमारा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ओके। द शेप ऑफ ओशियंस इज ऑलमोस्ट ट्राइंगल, और जो इस ओशियन का शेप है, ये ओशियन का शेप कैसा है? ट्राइंगल शेप है, ठीक है। आपका अटलांटिक ओशियन का शेप एस है, और पैसिफिक ओशियन का जो शेप है वो सर्कल है, बट जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, उसका जो शेप है वो ट्राइंगल शेप है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, in the west by Africa and in the east by Australia। so ये नॉर्थ साइड से, ठीक है, नॉर्थ में जो है नॉर्थ साइड से ये एशिया से बाउंडेड है, नेक्स्ट वेस्ट से ये अफ्रीका से बाउंडेड है, और ईस्ट साइड से ये ऑस्ट्रेलिया से बाउंडेड है, ओके। After that, the fourth one ocean is Arctic Ocean. So what is that Arctic Ocean? The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle. जो Arctic Ocean है वो कहाँ located होते हैं? Arctic Circle पे located होते हैं, and surrounded the North Pole, और North Pole के surrounded है, ठीक है, North Pole से चारों तरफ से है। It is the connected with the Pacific Ocean by narrow stretch of shallow water। और ये जो है ये ओशियन जो है आर्टिक ओशियन बहुत नैरो स्ट्रेच, ठीक है। पैसिफिक ओशियन की बहुत नैरो स्ट्रेच, बहुत पतली सी एक लेयर जो है, पतली सी पानी की एक लेयर जो है इन दोनों को जोड़ती है, जिसको कहते हैं शॉलो वाटर, नोन एज बर्निंग स्ट्रेट, जिसको ब्रेनिंग स्ट्रेट भी कहते हैं, ओके। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्टल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया मीन्स यूरोप और एशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया को मिला के जो है यूरेशिया वर्ड बना है। तो ये कैसे बॉन्ड है? नॉर्दर्न कोस्टल साइड से जो है ये नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप और एशिया से घिरा हुआ है, ओके। सो दिस इज दैट इज वन fourth one ocean, that is called Arctic Ocean. So these are the 4 oceans which we have discussed. Now I am going to tell you about atmosphere. So let's discuss about atmosphere. What is that? Atmosphere, the earth is surrounded by a layer of gas called atmosphere। जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ से जिस लेयर से सराउंडेड है उस लेयर को कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। यही जो है हमारे प्लैनेट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स अस विद अ एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। और ये एटमॉस्फेयर की लेयर हमें इस एटमॉस्फेयर की लेयर में जो हमारी एयर है वो हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करती है, ठीक, हमें सांस लेने में हेल्प करती है। और सेकंड, हमें जो है सन की हार्मफुल रेसेस, जो सन से हार्मफुल रेसेस आती हैं, जो सन की हार्मफुल किरणें आती हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कौन करती है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की लेयर जो है हमारी ब्रीथिंग में सब हेल्प करती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबव 1600 किलोमीटर्स। ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है हमारे अर्थ पे, ठीक, जैसे सपोज दैट ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो ये अर्थ के सरफेस से लगभग जो है 1600 किलोमीटर तक जो है एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है। हमारे अर्थ के सरफेस से लगभग 1600 किलोमीटर ऊपर, हाइट ऊपर की तरफ ये हमारे अर्थ को कवर करके रखती है, हमारे अर्थ पे एक लेयर बनाती है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो है एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड कर दिया गया है, और ये 5 लेयर्स जो है टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर है, कंपोजिशन से मतलब किससे वो बनी है वो लेयर्स, अदर प्रॉपर्टीज क्या है, उनका टेम्परेचर क्या है। सो ये सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर की जो अदर लेयर्स हैं उसमें है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। जो लेयर हमारे अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती है, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, जो लेयर हमारे अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती है उस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ओके। आफ्टर दैट द सेकेंड वन लेयर वी कॉल स्ट्राटोस्फेयर। जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्ट्राटोस्फेयर। नेक्स्ट
मेसोस्फीयर जो नेक्स्ट लेयर होती है, इसके बाद जो थर्ड लेयर होती है उसको हम कहते हैं मेसोस्फीयर. ओके, आफ्टर दैट थर्मोस्फीयर. मेसोस्फीयर में आपके प्लेन्स वगैरह, स्ट्रेटोस्फीयर में प्लेन्स वगैरह उठते हैं. मेसोस्फीयर, आफ्टर दैट द फोर्थ वन लेयर इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर में जो भी रेडियो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो इसमें किया जाता है, इसमें होता है, इस लेयर में होता है. और लास्ट होता है आपका 5 वाला लेयर होता है, इसको हम कहते हैं एक्सोस्फीयर. ठीक है, एक्सोस्फीयर के बाद जो है स्पेस शुरू हो जाता है. जो हमारा स्पेस है वो एक्सोस्फीयर के बाद स्टार्ट हो जाता है. तो ये हमारी 5 जो है एटमॉस्फेयर की लेयर है. एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड दैट इज द लेयर. ओके, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड exosphere. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen which make up about 99% of clean. अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो किससे बनी है, कौन सी गैसेस है उसमें सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, जो 99% क्लीन करती है. मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. ओके, ड्राई एयर, जो क्लीन ड्राई एयर है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंपैरिजन इज 1% बाय वॉल्यूम. ठीक है, और 99% में से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और सिर्फ 1% 78 और 21 99 हो जाता है और 1% जो है अदर गैसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और भी जो अदर गैसेस हैं वो इसमें आती हैं. ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑक्सीजन हमें हेल्प करती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में हमारी हेल्प करती है. वहीं जो नाइट्रोजन है वो हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल है. नाइट्रोजन हेल्पफुल होती है और हमारी ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन हेल्पफुल होती है. कार्बन डाइऑक्साइड 2% इन द माइनर अमाउंट is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of the plants. So हमारे अर्थ पे जो सन की रेज पड़ती हैं, ठीक है, इसमें से बहुत सारा हिस्सा जो अर्थ के ऊपर पड़ता है, इस रेडिएटेड हीट को हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑब्जर्व कर लेता है. ओके, सपोज दैट ये आपका अर्थ सरफेस है. ओके, और यहाँ से सन की जो रेस पड़ रही है, जो उसका रेडिएटेड हीट पड़ रहा है अर्थ के ऊपर, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसे ऑब्जर्व कर लेगा. ओके, सो क्या होता है इसके, CO2 क्या करता है कि जो सन रेस से जो रेडिएटेड हीट आती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है. और CO2 लगभग जो है बहुत कम फॉर्म में, बहुत कम मात्रा में जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है. तो CO2 जो है इतना कम होने के बाद भी, इतनी कम मात्रा इसकी होने के बाद भी ये हमारे अर्थ के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बिकॉज जो ये क्या करता है, रेडिएटेड हीट को जो है ऑब्जर्व कर लेता है. इसकी वजह से जो गर्मी है वो बनी रहती है, जो हीट है हमारे प्लैनेट, हमारे अर्थ पे वो बनी रहती है. और ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है. इसी की वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है. द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट. It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. So अब जो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे है, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर का भी जो है कहीं कहीं पे ये डिक्रीज होती है, कहीं कहीं पे इसका लेवल जो है, इसका प्रेशर जो है बहुत इंक्रीज होता है, बहुत बढ़ जाता है. आपने देखा होगा जो हिल एरियाज है, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होते जाता है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं. क्लाइंबर्स आपने देखेंगे, द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीजेस इन द डेंसिटी ऑफ एयर. आपने देखा होगा कि एयर का जो है खुद का एक भार होता है, वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो इसी वजह से
जो क्लाइंबर्स हैं, जो चढ़ाई करते हैं ऊपर माउंटेन्स पे, उनको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं। वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करके ले जाते हैं ताकि बहुत हाई एल्टीट्यूड पर जब वो जाएं तो उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो, उन्हें वो ऑक्सीजन अपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले गए हैं उनसे मिलता रहे। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा डिक्रीज होता जाता है, बहुत कम होता जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, एटमॉस्फेयर यानी हवा, तो हवा का जो है एक अपना भार होता है। और एटमॉस्फेयर जो है, जब हमने कहा कि हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर हमारे अर्थ से जो है 1600 किलोमीटर ऊपर तक है, 1600 किलोमीटर की हाइट तक जो है हमारे एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे है। तो हमारे अर्थ सरफेस से, ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है हमारे अर्थ पे, इसका बहुत एक अच्छा प्रेशर पड़ता है। और ये प्रेशर जो है प्लेस टू प्लेस डिफरेंस होता है, इसके वेरीज जो डिफरेंट होते हैं। जैसे ऊपर की तरफ जहाँ पे क्लाइमेट चेंज है, वहाँ का जो है क्लाइमेट अगर चेंज है तो वहाँ पे किस तरीके की हवा चल रही है, तो उसकी वजह से इसका प्रेशर भी जो है अलग होता है। ओके, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। सो जो अलग अलग एरियाज हैं, इसी की वजह से कुछ एरियाज में जो इसका हाई प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और कहीं पे बहुत कम प्रेशर होता है। ठीक है, एयर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और आपने देखा हो कि एयर जो है ये नेचर का एक लॉ है कि जब एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, मूव करेगी, बहेगी उस साइड को, तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड। इसी वजह से मूविंग एयर को विंड भी कहते हैं। सो एयर का प्रेशर कहीं पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हाई प्रेशर पड़ता है, और कहीं पे बहुत लो प्रेशर पड़ता है। ओके, और हमेशा जो है जो विंड जब मूव करती है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करती है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये है एटमॉस्फेयर विच वी हैव डिस्कस्ड। अंडरस्टूड? So student, what we have done in this video, at first we have seen that oceans, okay, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, okay, and Indian Ocean. And second, we have discussed about atmosphere. In atmosphere that 78% nitrogen and 21% oxygen is there, and how carbon dioxide absorb the radiated heat by the sun. Okay, and after that we have seen the volume or we have seen the pressures. जो एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर है वो कैसे हाईएस्ट प्रेशर से लोएस्ट प्रेशर की तरफ जाता है। So student, you have to read this chapter, okay, till biosphere I will tell in my next video, that is part 4. Okay, biosphere we will discuss in part 4. So till then you can read this chapter. Thank you so much.